नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर हर्षल शाह है और मैं इंदौर में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ हूँ। सबसे पहले SKITM कॉलेज के प्रिंसिपल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी कोरोना संक्रमण के दौरान बच्चों की देखभाल विषय पर कुछ जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा देश आज कोरोना की सेकेंड वेव की गिरफ्त में है। पर यह अच्छी बात है कि अब हम थोड़ा इस तरह का ढलान देख रहे हैं। परंतु इसके साथ ही एक खबर ये भी आ रही है कि शायद कोरोना की तीसरी वेव भी हमको देखने को मिले और इस दौरान बच्चों में यह संक्रमण का प्रतिशत बहुत ज्यादा हो। इसी के लिए हमें हमारे बच्चों का कुछ विशेष ध्यान देने की एवं उनके कुछ क्लिनिकल फीचर्स, उनका ट्रीटमेंट कोरोना संक्रमण के दौरान समझने की बहुत सख्त जरूरत है। और इसी विषय में कुछ जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। कोविड संक्रमण बच्चों में जो उनके क्लिनिकल फीचर्स या सिम्टम्स रहते हैं वह बड़ों की तुलना में थोड़े भिन्न है। हो सकता है कि बच्चों को कोरोना संक्रमण की कोई लक्षण नहीं हो या फिर बहुत ही हल्के लक्षण हो, जैसे कि बुखार, खांसी, सांस फूलना, सांस में तकलीफ आना, थकान होना, बदन दर्द होना, नाक बहना, गले में खराश होना, दस्त लगना, स्वाद या गंध न आना शामिल है। कुछ बच्चों में पेट और आंत संबंधी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परेशानी और अन्य असामान्य लक्षण भी हो सकते हैं। और एक बहुत ही खतरनाक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम नाम का एक नया सिंड्रोम बच्चों में देखा जा रहा है। और इसके लक्षण हैं निरंतर बुखार, 38 यानी 38 डिग्री से ज्यादा रहना। यह जो सिंड्रोम है ये महामारी से संबंधित है और इसमें मरीज बहुत तेजी से बीमार होता जाता है एवं इसमें वेंटिलेटर की जरूरत भी बहुत जल्दी पड़ती है। इसमें जो सिंड्रोम रहते हैं वह किसी भी मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जैसे रहते हैं। मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स, लिवर, किडनी, हार्ट, इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही जल्दी हो जाता है एवं बच्चा बहुत जल्दी से बीमार पड़ने लगता है एवं उसको आगे जाकर ऑक्सीजन व वेंटिलेटर की जरूरत भी पड़ सकती है। ऐसे ही किसी भी संक्रमित परिवार के सदस्यों में लक्षण विहीन बच्चों की पहचान आमतौर पर स्क्रीनिंग के द्वारा की जाती है। किसी भी परिवार में अगर संक्रमित व्यक्ति हैं और उनके बच्चों को संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है, फिर भी उनकी स्क्रीनिंग करने पर अगर हमको वह पॉजिटिव मिलते हैं, तो उन लक्षणों की निगरानी और लक्षणों की गंभीरता के अनुसार ही हमको उपचार की आवश्यकता होती है। जिन बच्चों में रोग के हल्के लक्षण हैं, जैसे गले में खराश होना, नाक बहना, खांसी के साथ सांस लेने में तकलीफ होना व गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लक्षण है, उन्हें किसी भी जांच की जरूरत नहीं रहती। सिर्फ होम आइसोलेशन और रोग के लक्षण के मुताबिक घर पर ही उपचार दिया जा सकता है। जिन बच्चों को जन्मजात हृदय रोग है, फेफड़ों का पुराना रोग है, कोई अंग विफल होने की बीमारी है या फिर मोटापे है, उन बच्चों को घर पर प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। जो हल्के लक्षण वाले बच्चे हैं उनको होम आइसोलेशन में कुछ दवाइयाँ दी जा सकती है, जैसे बुखार के लिए पैरासीटामोल उनके वजन के अनुसार 10 से 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम या पर डोज के हिसाब से हर 4 से 6 घंटे में दी जा सकती है। खांसी आने के लिए बड़े व किशोर बच्चों को गले में आराम हेतु गर्म पानी से गरारे करने की सलाह दी जाती है एवं उन्हें हाइड्रेशन और पोषण के लिए तरल पदार्थों का पर्याप्त रूप से सेवन किया जाना चाहिए। इन बच्चों को एंटीबायोटिक की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही टोसिलिजुमैब, इंटरफेरॉन, प्लाज्मा, डेक्सोमेथासोन समेत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, फेविप्राविर, आइवरमेक्टिन, लोपिनाविर, रिटोनाविर, रेमडेसिविर, ल्यूमिफेनोविर और इम्यूनोमोड्यूलेटर्स की इन बच्चों को कोई भी जरूरत नहीं होती। दिन में 2 से 3 बार श्वसन दर यानी रेस्पिरेटरी रेट की जांच करनी चाहिए। तो सीने में दर्द हो या फिर खांसी के समय सीने में परेशानी हो, उसकी जांच करनी चाहिए। शरीर का नीलापन कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना चाहिए। बच्चों में अत्यधिक ठंड लगना, उनके मूत्र की मात्रा मेजर करना, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन निरंतर रूप से मेजर करना यह बहुत आवश्यक है। तरल पदार्थ का सेवन करना एवं गतिविधि विशेषकर छोटे बच्चों में निगरानी कर चार्ट बनाकर ही करी जानी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा समय आराम करने की या फिर बहुत ही माइल्ड सी गतिविधियां करने की ही सलाह दी जाती है।
एवं किसी भी आपात स्थिति में अभिभावक या देखभाल करने वालों को डॉक्टरों से तुरंत संपर्क करना चाहिए। अब कोविड 19 के मध्यम लक्षण वाले मामले क्या होते हैं? इनमें निम्न लक्षण पाए जाते हैं, जैसे उनकी श्वसन दर तेज यानी रेस्पिरेटरी रेट तेज हो जाती है। तेज रेस्पिरेटरी रेट आयु आधारित प्रमाण की जाती है। जैसे 2 महीनों से कम उम्र के बच्चों के लिए श्वसन दर तेज 60 पर मिनट से ज्यादा होने पर, 2 से 12 महीने के बच्चों के लिए श्वसन दर 50 पर मिनट से ज्यादा होने पर, 1 से 5 साल के बच्चों के लिए श्वसन दर 40 पर मिनट से ज्यादा होने पर, एवं 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए श्वसन दर 30 पर मिनट से ज्यादा होने पर ही इनको तेज श्वसन दर कहा जाता है। इन सभी आयु समूहों में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 90 से अधिक होना चाहिए। किसी भी समय अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 90 से कम है तो ये गंभीर लक्षण वाले मामले हो जाते हैं। बच्चों को इन परिस्थितियों में निमोनिया हो सकता है और जो शायद नैदानिक रूप से स्पष्ट न हो। इन तरह के लक्षण वाले बच्चों में किसी भी रोग से ग्रस्त न होने पर लैब टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती, एवं उपचार के लिए समर्पित कोविड हेल्थ सेंटर या सेकेंडरी लेवल के स्थानीय स्वास्थ्य सुविधा में भर्ती होना चाहिए, एवं नैदानिक प्रकृति के लिए निगरानी की जानी चाहिए। तरल एवं इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखना है। ओरल फीड के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। अगर छोटे शिशु हैं तो माँ का दूध ही सर्वोत्तम रहेगा। अगर मुंह से भोजन न ले रहा हो तो फिर उनको इंजेक्शन या आईवी के द्वारा फ्लूइड थेरेपी शुरू की जानी चाहिए। इन बच्चों को बुखार के लिए पैरासीटामोल 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से दे सकते हैं। हर 4 से 6 घंटे में हम पैरासीटामोल दे सकते हैं, एवं उनका तापमान 38 डिग्री या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो तभी उन्हें पैरासीटामोल देना चाहिए। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का बहुत ही प्रबल संदेह हो तो फिर एमोक्सिसिलिन भी दी जा सकती है। 94% से कम सैचुरेशन होने पर ऑक्सीजन देने की जरूरत होगी, एवं बीमारी की गंभीरता बढ़ने की दशा में स्टेरॉइड से इस्तेमाल किया जा सकता है। हल्की बीमारी की स्थिति में सभी बच्चों को देने की आवश्यकता नहीं होती। शास्त्र बीमारी के शुरुआती दिनों में स्टेरॉइड देने की आवश्यकता नहीं होती, एवं स्टेरॉइड देना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अगर पहले से ही उन्हें कोई बीमारी हो तो उसका सहायक उपचार वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब कोविड 19 मामले के गंभीर लक्षण जो रहते हैं उनका डायग्नोसिस 90% से कम सैचुरेशन वालों को हम गंभीर कोविड 19 के रूप में चिन्हित करते हैं। इनमें गंभीर निमोनिया हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, सेप्टिक शॉक, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम या फिर साइनोसिस के साथ में निमोनिया हो सकता है। इन बच्चों में ग्रंटिंग यानी सांस के साथ में अंदर से एक आवाज आना, सीने में तकलीफ होना, सुस्ती रहना, अत्यधिक नींद आना एवं मिर्गी के दौरे ऐसी दिक्कतें भी हो सकती है। इन बच्चों को समर्पित कोविड अस्पताल मध्यम या फिर तृतीय यानी सेकेंडरी या टर्शरी लेवल के हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए, एवं निम्न स्थितियों में कुछ बच्चों को एचडीयू या फिर आईसीयू की आवश्यकता भी हो सकती है, जैसे थ्रोम्बोसिस, हीमोफाइगोसाइटोसिस, लिम्फोसाइटोसिस, एचएलएच जिसे कहा जाता है, एवं ऑर्गन्स के फेल होने की परिस्थिति में इनको आईसीयू या फिर हाई डिपेंडेंसी यूनिट यानी एचडीयू में आप एडमिट करना पड़ता है। इन सब बच्चों की जांच होना कंपलसरी है, जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट, किडनी व लिवर फंक्शन की जांच एवं छाती का एक्सरे होना चाहिए। इनके उपचार में इंट्रावीनस फ्लूइड थेरेपी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। स्टेरॉइड्स डेक्सामेथासोन 0.15 मिलीग्राम पर किलोग्राम प्रति डोज अधिकतम 6 मिलीग्राम दिन में 2 बार देना चाहिए। नैदानिक मूल्यांकन के आधार पर 5 से 14 दिन के लिए मिथाइल प्रेडनिसोलोन की बराबर डोज दी जा सकती है। एंटीवायरल एजेंट्स देना चाहिए। लक्षण के 3 दिन के भीतर ईयूए यानी इमरजेंसी यूज के लिए रेमडेसिविर दिया जाना चाहिए। ध्यान रखा जाना चाहिए कि बच्चे का लिवर और किडनी सामान्य हो, एवं किसी भी साइड इफेक्ट के लिए नजर रखी जानी चाहिए। इन बच्चों की खुराक पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर 40 किलोग्राम से कम वजन है तो फिर पहले दिन फेविप्राविर या रेमडेसिविर 200 मिलीग्राम और उसके बाद के दिनों में 100 मिलीग्राम 4 दिन के लिए देना चाहिए। अगर 3.5 से 4 किलो का बच्चा है तो फिर 5 मिलीग्राम पर केजी पहले दिन और उसके बाद 2.5 मिलीग्राम पर केजी दिन के हिसाब से 4 दिन तक देना चाहिए।
इसी तरह किसी अंग के विफल होने की स्थिति में बच्चे को ऑर्गन सपोर्ट करने की आवश्यकता हो सकती है। जैसे किडनी फेल होने पर रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी डायलिसिस की आवश्यकता हो सकती है। अगर बच्चे को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी ARDS हो, तो उस स्थिति में उनको स्पेशल देखभाल व उपचार की आवश्यकता होती है। हल्के ARDS की स्थिति में नाक से हाई फ्लो ऑक्सीजन या नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन दिया जा सकता है। गंभीर ARDS में मैकेनिकल वेंटिलेशन कम टाइडल वॉल्यूम के साथ दिया जा सकता है। यदि बच्चे के उपचार में सुधार नहीं होता है और अगर उपलब्ध हो तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटरी वेंटिलेशन, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीनेशन पर विचार किया जा सकता है। एवं हाइपोक्सिक बच्चों में अवेक प्रोन पोजीशन यानी पेट के बल लेटाने पर विचार किया जा सकता है, अगर वह उसे सहन कर सकता हो तो। इसी तरह अगर बच्चे में सेप्टिक शॉक या मायोकार्डियल डिस्फंक्शन यानी हार्ट का डिस्फंक्शन होने की स्थिति हो, तो क्रिस्टलॉइड बोलस का इस्तेमाल 10 से 20 ml पर किलो 30 से 60 मिनट तक देना है। पर अगर उन्हें हृदय संबंधी समस्या है तो थोड़ा उनका पल्स और ब्लड प्रेशर पर ध्यान रखना चाहिए। और शॉक के किसी अन्य कारणों की तरह समय पर एंट्रोप यानी फिर आइनोट्रॉप सपोर्ट का साथ में फ्लूइड ओवरलोड की निगरानी करना पड़ता है। बच्चों के कोविड में नैदानिक मानदंड यानी बच्चों का जैसा किशोर जो 0 से 19 वर्ष के 3 दिन या 3 दिन से कम बुखार है या फिर दोनों की स्थिति में अगर रैश या बायलैटरल नॉन प्लूरुलेंट कंजंक्टिवाइटिस या फिर म्यूकोकुटेनियस इन्फ्लेमेटरी लक्षण हो, हाइपोटेंशन या शॉक हो, मायोकार्डियल समस्या, पेरिकार्डाइटिस, वॉल्वुलाइटिस या कोरोनरी समस्या हो, ECH हो या एलिवेटेड ट्रोपोनिन हो या फिर एंटी प्रो BNP एलिवेटेड हो, कोएगुलोपैथी के कारण यानी PTT एलिवेटेड डी डाइमर हो, एवं एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं या फिर डायरिया, उल्टी या पेट दर्द हो, तो इसमें मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन्हें कहा जाएगा। एवं इसका जो नैदानिक मानदंड है यानी जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वह ये है। तो फिर अगर बच्चों में इनमें से या कोई भी लक्षण पाया जाता है तो फिर उनको मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहा जाएगा। और उसका जो मानदंड में ESR, CRP या प्रो कैल्सिटोनिन की जांच की जाती है। जैसे ये मार्कर इन्फ्लेमेशन के मार्कर इनमें बढ़े हुए रहते हैं। बैक्टीरियल सेप्सिस, स्ट्रेप्टोकोक्कल या फिर स्टेफाइलोकोक्कल शॉर्ट सिंड्रोम सहित इन्फ्लेमेशन का कोई अन्य स्पष्ट माइक्रोबायल कारण ना हो, कोविड-19 के प्रमाण हो जैसे RT-PCR, एंटीजन टेस्ट या सीरोलॉजी पॉजिटिव हो, या फिर कोविड-19 रोगियों के साथ प्रभावित संपर्क हुआ हो। इसी तरह ऊपर दिए गए मानदंड और जांच से सामान्य निदान तय किया जाएगा। मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम का उपचार इन दवाइयों के द्वारा किया जाता है। अगर बच्चे में हृदय रोग, शॉक, कोरोनरी इन्वॉल्वमेंट या फिर मल्टी ऑर्गन समस्या है, इन बच्चों को स्टेरॉइड मिथाइल प्रेडनिसोलोन 1 से 2 मिलीग्राम पर किलोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से देना चाहिए। इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन 2 ग्राम पर किलोग्राम 24 से 48 घंटे के लिए देना चाहिए। एवं इनको एंटीबायोटिक्स या एंटी माइक्रोबियल्स की भी जरूरत होती है। बच्चे को उपयुक्त देखभाल की आवश्यकता होती है, मुख्यतः ICU में। हृदय रोग, शॉक, कोरोनरी इन्वॉल्वमेंट, मल्टी ऑर्गन समस्या न होने की दशा में स्टेरॉइड या IVIG का इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि उपरोक्त उपचार से बच्चे की हालत में सुधार नहीं होता है या फिर हालत बिगड़ती है तो निम्न विकल्पों का इस्तेमाल किया जाता है। IVIG को पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड यानी मिथाइल प्रेडनिसोलोन 10 से 30 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर दिन 3 से 5 दिन के लिए दे सकते हैं। एस्पिरिन 3 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर दिन से 5 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर दिन, अधिकतम 81 मिलीग्राम पर दिन अगर थ्रोम्बोसिस या कोरोनरी